हेलो सर। सर मेरी परेशानी दूर करो और मुझे बस इतना बता दो कि ये बैंक से मेरे चार्जेस बार बार क्यों कट रहे हैं। कुछ मैंने थोड़ा बहुत पता किया, गूगल वगैरह से पढ़ा, लेकिन पूरी जानकारी नहीं मिल पाई। ये कुछ मेरे मिनिमम बैलेंस ना मेंटेन करने की वजह से कट रहे हैं चार्जेस। तो सर मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो बैंकिंग सर्विसेज हैं, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग सब यूज कर सकूं। लेकिन सर घर से कभी पैसे आते हैं, वो पढ़ाई में, कभी दोस्तों के साथ खर्च हो जाते हैं। तो आप मुझे कुछ ऐसा सॉल्यूशन बता दीजिए जिससे मुझे अपने अकाउंट में वो मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना करना पड़े और मैं सारी बैंकिंग सर्विसेज को भी इंजॉय कर पाऊँ। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या प्रोसेस रहता है, ये कंफ्यूजन दूर कर दो। क्योंकि गूगल पे पढ़ा मैंने, बहुत कंफ्यूजिंग है। तो आपके चैनल के बारे में सुना, तो उससे लगा कि आप सारी डिटेल्स में चीजें बता देते हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाती हैं। मेरी हेल्प करें सर। बिल्कुल मेरे भाई, पूरी मदद होगी तुम्हारी। जिस मिनिमम बैलेंस की बात कर रहे हो उसे बैंकिंग टर्म में BSBDA बोला जाता है, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। ये क्या होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कंप्लीट डिटेल्स मैं तुम्हें दूंगा। बस अगले 4 से 5 मिनट की स्लाइड्स को देखो और तुम्हें इससे रिलेटेड कोई क्वेरी तुम्हारे मन में नहीं रह जाएगी, क्योंकि जितने सवाल हैं उन सब का जवाब तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। सबसे पहले आते हैं बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट। आरबीआई ने 2005 में, यहाँ मैंने आपको सर्कुलर नंबर मेंशन कर दिया है, ये सर्कुलर नंबर, इसके तहत आरबीआई पहले ऐसे अकाउंट जिनमें कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ता था, इसे बोला जाता था नो फ्रिल अकाउंट। नो फ्रिल अकाउंट वो होते थे जिसमें जीरो बैलेंस मेंटेन करते थे। तो 2005 में आरबीआई ने ये अकाउंट इंट्रोड्यूस किया था और सभी बैंक को बोला था आप लागू करेंगे। ये उन कस्टमर्स के लिए था जिनको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने में दिक्कत आती थी। जैसे किसी के अकाउंट में अगर 0 रुपीज भी है तो उस पर कोई चार्जेस नहीं लगते थे, बट अगर आप सेविंग्स अकाउंट देखेंगे तो वहां आपका एक मिनिमम बैलेंस होता है जो एरिया वाइज डिवाइडेड होता है। जैसे अगर आप बात करेंगे रूरल एरिया की, तो रूरल एरिया में ये रहता है 500 रुपये मिनिमम मेंटेन करने पड़ते हैं। अगर आप बात करेंगे सेमी अर्बन एरिया की, तो वहां आपको 1000 रुपीज मिनिमम मेंटेन करना पड़ता है। और अर्बन एरियाज की बात करेंगे तो यहाँ आपको 2000 रहता है। तो कई लोग इसे मेंटेन नहीं कर पाते थे, इसीलिए आरबीआई लेके आया था नो फ्रिल अकाउंट, जिसका नाम 2007 में, जिसका नाम 2012 में आरबीआई ने बदल करके रख दिया BSBDA अकाउंट। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्या किसी एक व्यक्ति के एक ही बैंक में दो जीरो बैलेंस अकाउंट हो सकते हैं? जीरो बैलेंस अकाउंट में आपका फिर बता दूं आपको, ये बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट को जीरो बैलेंस अकाउंट के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। किसी एक इंडिविजुअल के कभी भी दो अकाउंट नहीं हो सकते जीरो बैलेंस वाले किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आता है कि जिसका BSBD अकाउंट है, क्या उसका सेविंग अकाउंट हो सकता है उस बैंक में? तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी व्यक्ति का जीरो बैलेंस अकाउंट यानी कि बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट है उस बैंक में, तो उसका कभी भी उसी बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट नहीं हो सकता। अगर वो चाहे तो अपना अकाउंट को सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट करवा सकता है, या फिर इसका वाइस वर्सा, यानी अगर उसका सेविंग अकाउंट है तो उसे वो BSBDA में कन्वर्ट करवा सकता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि क्या जो जीरो बैलेंस अकाउंट वाले लोग हैं वो एफडी अपनी अकाउंट में करवा सकते हैं या आरडी? एफडी और आरडी क्या होता है, एक शॉर्ट में बता देता हूँ। एफडी आप एक साथ एक पैसा जमा कर देते हैं बैंक में और बैंक उस पर आपको ब्याज देता है। और आरडी में आप समय समय पे एक फिक्स अमाउंट, जैसे 2000 की अगर आपने आरडी खुलाई तो आप हर मंथ 2000 रुपए बैंक में जमा करते जाएंगे। और एफडी में आप एक ही बारी में एक साथ अगर आपने 50,000 की एफडी खुलाई तो वो जमा करेंगे। ठीक है। तो जीरो बैलेंस अकाउंट वाले एफडी भी खोल सकते हैं, आरडी भी खोल सकते हैं। जरूरी नहीं है ये वाली सुविधा सिर्फ सेविंग अकाउंट वालों के लिए, जीरो बैलेंस वाले अकाउंट वालों के लिए भी ये सुविधा है। अगली बात आती है कि क्या ये जो BSBD अकाउंट है, जीरो बैलेंस अकाउंट है, क्या ये सिर्फ गरीब लोगों के लिए? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये उन सभी लोगों के लिए है जो बैंकिंग सॉल्यूशन यूज करना चाहते हैं और जिनकी ज्यादा बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी ज्यादा बैंकिंग यूज नहीं होता लेकिन उनको बेसिक बैंकिंग फैसिलिटीज चाहिए, इंटरनेट बैंकिंग चाहिए, एटीएम ट्रांसफर, एटीएम कार्ड चाहिए, पासबुक चाहिए, सब उन लोगों के लिए है। और अपना पेटीएम, फोन पे जैसी ऐप वो आराम से चला सके। अब बात करते हैं, क्या वही वाली बात आ गई, क्या ये कोई रेस्ट्रिक्शंस है एज की, इनकम की, या कुछ ऐसा क्राइटेरिया है? तो आरबीआई ने ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं सेट किया है जीरो बैलेंस अकाउंट के लिए। कोई भी व्यक्ति से जीरो बैलेंस अकाउंट खोल सकता है अपनी बेसिक केवाईसी पूरी करवा के। केवाईसी में वो अपना पैन और आधार लिया है, उसके बेस पे उसका जीरो बैलेंस अकाउंट खुल जाता है। अब अगला बात आता है, अगला क्वेश्चन ये आता है कि ऐसी क्या क्या सुविधाएं हैं जो जीरो बैलेंस अकाउंट में मिलती हैं
और क्यों ज्यादा लोग जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं खोलते हैं, किस कारण से? क्योंकि ये तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि सब जीरो बैलेंस अकाउंट खोल देंगे, लेकिन इस जीरो बैलेंस अकाउंट के साथ साथ कई लिमिटेशंस भी आती हैं। वो लिमिटेशंस क्या हैं? वो लिमिटेशन नंबर 1 है कि जीरो बैलेंस अकाउंट जिस भी व्यक्ति ने अपना खोला है, 1 साल के अंदर, पूरा 1 साल के टेन्योर के अंदर कभी भी उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं आना चाहिए। पूरा 1 साल यानी 12 महीने के अंदर उसके अकाउंट में कहीं से भी 1 लाख से ज्यादा रुपए नहीं आना चाहिए, क्योंकि आरबीआई का मानना है जिसके अकाउंट में 1 लाख से ज्यादा रुपए आ रहे हैं उसको जीरो बैलेंस अकाउंट की जरूरत नहीं है, वो खाली अपने मिनिमम चार्जेस बचाने के लिए खोल रहा है। और ये थोड़ा उन लोगों के लिए है जो अपनी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं बैलेंस को। दूसरी कंडीशन आती है कि किसी भी समय पे, जैसे मान लो अगर चाहे जनवरी की बात करूं, फेब की बात करूं, मार्च की, या किसी भी महीने की किसी भी डेट की बात करूं, उसके अकाउंट में 50,000 से ज्यादा बैलेंस नहीं होना चाहिए। उसके अकाउंट में 50,000 से ज्यादा रुपए का बैलेंस नहीं होना चाहिए। तीसरा नंबर पॉइंट कहता है कि चाहे वो पैसे निकाल रहा हो अपने बैंक से या फिर ट्रांसफर कर रहा हो, 1 महीने में वो 10,000 रुपए से ज्यादा की ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता। 10,000 इन 1 मंथ, 1 महीने में 10,000 से ज्यादा की ट्रांजेक्शन नहीं करेगा। चौथा पॉइंट ये कहता है कि जीरो बैलेंस अकाउंट जिसका है उसको फौरन से रुपए नहीं आने चाहिए। भाई जाहिर सी बात है, जो जीरो बैलेंस रख रहा है तो उसके फौरन में कांटेक्ट होंगे नहीं, ऐसा मानना है सरकार का कि भाई अगर कोई अपने अकाउंट में मिनिमम 500, 1000, 2000 रुपए भी मेंटेन नहीं कर पा रहा है तो उसके ऐसा कोई कांटेक्ट नहीं है जो फौरन में है, तो उसके अकाउंट में फौरन से पैसा नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है तो वो केवाईसी की पूरी फॉर्मेलिटीज करे। केवाईसी इज नो योर कस्टमर। अगली, जो भी जीरो बैलेंस अकाउंट खुलाते हैं वो शुरुआत में 12 महीने के लिए खुलता है, उसके बाद फिर वो 12 महीने से और एक्सटेंड कर सकते हैं उसे, उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट, वो प्रोवाइड करा के। अब अगली बात है स्मॉल अकाउंट कहाँ खुलेगा जी? ये बैंकिंग में पहले आपकी ज्यादातर ये सारी बैंक की ब्रांचेस में खुल जाता था। अब बैंक ने कुछ बीसी यानी कि बिजनेस कंसल्टेंट अपॉइंट कर रखे होते हैं। आप बैंक में जाएंगे, उनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वहां जाके आप अपना जीरो बैलेंस खुला सकते हैं। अब एक टर्म ये है सीबीएस। सीबीएस क्या होता है इसको देख लेते हैं। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन होता है जिसमें एक ब्रांच के अंदर सारी फैसिलिटीज होती है कि वो किसी भी तरीके से किसी कस्टमर के अकाउंट को मैनेज कर सकती है, चाहे उसका किसी भी दुनिया के कोने में अकाउंट हो, उसकी सारी डिटेल्स वहां देखी जा सकती है। तो इसको बोलते हैं कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस। अब क्या है, क्या जीरो बैलेंस अकाउंट वालों पे एटीएम के चार्जेस भी लगते हैं? तो बिल्कुल नहीं, बैंक उनको एटीएम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता है। बैंक उन्हें एटीएम फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और उनपे कोई भी सालाना चार्जेस नहीं लगते, जो एटीएम मेंटेनेंस चार्ज होते हैं वो उनके नहीं लगते हैं। अब बात आती है कि बीएसबीडी अकाउंट में जो बैलेंस इंक्वायरी करते हैं अपना एटीएम में जाकर के, क्या वो ट्रांजेक्शन भी उनके 4 फ्री ट्रांजेक्शन में काउंट होती है? जो 4 फ्री ट्रांजेक्शन मिलती है एटीएम में 1 महीने की, उसमें काउंट होती है? तो इसका आंसर है नहीं, नो। वो चीज जो बीएसबीडी में जाके आप अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करते हैं वो उसमें काउंट नहीं होता है। अब सीधा आते हैं पासबुक। पासबुक भाई बीएसबीडी अकाउंट वालों को फ्री में इशू की जाती है बैंक की तरफ से, कि उनसे पासबुक का कोई चार्जेस नहीं लिया जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बीएसबीडी अकाउंट की पूरी समझ आ गई होगी। ये ऐसी जानकारी वाली वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे बताएं नेक्स्ट टॉपिक आप बैंकिंग की कौन सी चीजों को समझना चाहते हैं, कौन सी स्कीम को समझना चाहते हैं, कौन सी बैंकिंग टर्म को समझना चाहते हैं। ऐसे ही ये चैनल आपके लिए अलग अलग इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहेगा। बस आप अपने सजेशंस दें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें।